है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। जमाना तो आज भी आधी हकीकत और आधा फसाना है, लेकिन भारतीय सर्कस अब सिर्फ फसाना बनकर रह गया है। एक ऐसी दास्तां जो 125 साल पहले शुरू हुई थी। बात 1878 की है। भारत में इंग्लैंड से एक सर्कस आया। उसके मैनेजर चेरनी विल्सन ने मुंबई में सर्कस के एक शो के दौरान भारतीयों को चुनौती दी कि भारतीय उनके खिलाड़ियों की तरह से करतब नहीं दिखा सकते। सर्कस देखने आए घोड़ों के प्रशिक्षक विष्णु पंत छत्रे ने चुनौती स्वीकारी और साल भर में अंग्रेजों को घोड़ों के जो करतब दिखाए उसे देखकर वे दंग रह गए। छत्रे यहीं नहीं रुके। 1883 में उन्होंने ग्रेट इंडियन सर्कस के नाम से पहला भारतीय सर्कस खड़ा कर दिया। तो इस तरह एक चुनौती से भारतीय सर्कस की शुरुआत हुई। कुछ ही वर्षों में महाराष्ट्र भारतीय सर्कस का केंद्र बन गया। वहां करीब 8 भारतीय सर्कस कंपनियां स्थापित हो गईं। सर्कस भारतीय मनोरंजन का सर्वाधिक उत्तेजक और दिलचस्प माध्यम बन गया। फिर 1920 के आसपास केरल से महाराष्ट्र की सर्कस कंपनियों को चुनौती मिलना शुरू हो गई और जल्द ही केरल भारतीय सर्कस का केंद्र बन गया, जहां भारत के पहले सर्कस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हुई। आजादी की लड़ाई में भी सर्कस ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कदम से कदम मिलाकर अंग्रेजों के विरोध में अपना भरपूर योगदान दिया। लोकमान्य तिलक ने सर्कस के तंबुओं का आजादी की लड़ाई में भरपूर इस्तेमाल किया। यहां क्रांतिकारियों की गुप्त बैठकें होती थीं। तिलक सर्कस ग्रुप के साथ आसानी से शिलोंग और बर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीयों में आजादी का अलख जगाया। इस तरह भारतीय सर्कस ने देश के फ्रीडम स्ट्रगल में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई। जमाना अपनी रफ्तार से चलता रहा। भारत में बोलती फिल्मों का दौर शुरू होने के बाद भी सर्कस की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। शहरों शहरों और कस्बों कस्बों में सर्कस के तंबू लगते रहे, उखड़ते रहे। 1930 से 1970 का काल भारतीय सर्कस का सुनहरा दौर था, लेकिन इसके बाद जान की बाजी लगाकर अपना हुनर दिखाने वाले सर्कस के कलाकारों की रोजी रोटी पर बन आई। महंगाई और मनोरंजन की बदलती दुनिया ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। केरल के कलाकारों ने भारतीय सर्कस को उन बुलंदियों पर पहुंचाया जहां विदेशियों ने भी उनका लोहा माना। केरल के सर्कस कलाकारों को दुनिया भर में ख्याति दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई तिल्लीचेरी में सर्कस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित कर प्रशिक्षण देने वाले महान गुरु केलेरी कन्नन ने। बात इतनी ही नहीं है। लोकप्रियता में फिल्मी सितारों का मुकाबला करने वाले सर्कस के कलाकारों ने धीरे धीरे वो दिन भी देखे जब अपने करतबों से लोगों की दांतों तले उंगली दबवा देने के बावजूद उन्हें जो पगार मिलने लगी उससे ज्यादा रकम तो मजदूरों को मिल जाती थी। This is a very important point because they have a good life, and today what you see is not the good life what they had 5 years back. They were in a much better position at that time. गवर्नमेंट तो जानवर सब बंद करा दिया, इसलिए मालिक को आमदनी भी कम हो रहा है। तो मालिक को जानवर रहेगा आर्टिस्ट के ऊपर से तो ज़्यादा प्रॉफिट भी ज़्यादा होने चाहिए, तो हम लोग को वैसा मिलेगा। बस थोड़ा पब्लिक नहीं है तो डाउन होती है, कभी-कभी थोड़ा प्रॉब्लम होता है सब। जाहिर था ऐसे में सर्कस से जुड़े सैकड़ों लोगों ने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए इस दिलचस्प दुनिया से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। पहले जो था अभी वो बात नहीं है। सर्कस लाइफ में जो हम लोग सोचा था आगे चल के और भी अच्छा हो जाएंगे, हम लोग का लाइफ में कुछ हो जाएंगे या हम लोग कुछ बैक सपोर्ट होगा, वो कुछ नहीं है। मेरा पिताजी सर्कस का मालिक था, हम लोग को सर्कस में पैदा होगा। अभी कोई नहीं, अभी मैं अकेला होगा पूरा बस्ती में। सर्कस के सुनहरे दौर की तस्वीरें अभी तक सर्कस के कुछ बुजुर्ग कलाकारों की आंखों में बसी हुई हैं। तब आम लोगों के साथ मशहूर हस्तियां भी सर्कस देखने आती थीं। इनमें जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन, मार्टिन लूथर किंग, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मोरारजी देसाई जैसे नेता भी शामिल हैं।
लेकिन महज 12-15 साल पहले समय सर्कस का दुश्मन बन गया। महंगाई, फिल्म और टीवी से मुकाबला कर रहे भारतीय सर्कस के खिलाफ पशु प्रेमी आवाज उठाने लगे, जिससे जानवरों के प्रदर्शन पर रोक लग गई। जो भीड़ जानवरों को देखने के लिए खींची चली आती थी, वो कम होने लगी। मेरे को बहुत बुरा लगा कि मेरा लॉयर नहीं आया। घर से सोच के आई थी कि शेर वगैरह सब दिखाएंगे, लेकिन वो नहीं आए। बच्चे इस चीज़ को मिस कर रहे थे कि आज सर्कस में लॉयन नहीं था, तो ये शो थोड़ा सा हमको फीका लगा। इसी लाइन मिस किया उसने। जानवरों के रखरखाव पर लगाए गए आरोपों पर सर्कस वालों को आपत्ति है। जिन जानवरों को सालों से मालिकों और रखवालों ने अपनी औलाद की तरह पाला है, उन पर इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं। हम तो रखते थे उसको इतना प्यार से, बच्चे की तरह। क्यों बोलने से जब ही तो हमारे ऊपर अटैक नहीं करते थे। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप देखें हिप्पो कोई, हम बोला अभी लड़का आवाज दिया तो कैसे आ रहा है। 5-6 हजार आदमी गया, रिंग मास्टर में था, बहुत रिंग मास्टर लोग थे। जैसे असिस्टेंट भी हमारे नीचे भी 3-4 थे, ऐसे हर सर्कस में थे। वो सब बेकार हो गया। सर्कस वाला नहीं देखे कोई भी बोल सकता है। तो हम लोग अपना चिल्ड्रन का माफिक हम लोग उसको देखा था, लेकिन अभी कोई भी एक आदमी आके बोल रहा है वो नहीं है, ऐसा नहीं किया। तो व्हाट जस्टिफिकेशन इज देयर अनलेस द गवर्नमेंट गिव्स अस सम नॉर्म्स। कुछ नॉर्म्स देना चाहिए हम लोग को, ऐसा करो नहीं ऐसा करो। अगर इफ वी डोंट फॉलो देम, आपको बैन कर सकते हैं। अब ऐसे माहौल में भला सर्कस की जान समझे जाने वाले जोकर भी अकेले क्या करें? कितनी तैयारी करनी पड़ती है रूप बदलने के लिए, ताकि अपने गम मेकअप के नीचे छुपा सकें और लोगों के चेहरों पर मुस्कान बांट सकें। लेकिन इसके बदले उन्हें मिलता क्या है? खाना बदोशों की जिंदगी और उस पर बमुश्किल 2 वक्त की रोटी। जग को हंसाने बहरूप दिया, रूप बदल फिर आएगा। पब्लिक को हंसाने की कोशिश करता है। अगर पब्लिक ना हंसे तो दिल में दुख होता है। दरअसल सर्कस का आकार ही इतना विशाल होता है कि थोड़ी बहुत रकम से पूरे सर्कस का गुजारा नहीं चल सकता। आम तौर पर एक सर्कस में 300 लोग होते हैं। सर्कस में ही इनकी सुबह और शाम होती है, यही इनका जीवन बीतता है। सर्कस में खाने पीने के लिए अलग-अलग कैंटीन होती हैं। खाना बनाने और परोसने वाले सर्कस के बाकी काम भी करते हैं। कौन कह सकता है कि यहाँ आधा घंटे पहले किसी सर्कस का शो चल रहा था? यहाँ विशाल तंबू के नीचे एक छोटी सी दुनिया बसी हुई थी। लेकिन हर बार जब सर्कस उखड़ता है तो इतनी ही फुर्ती के साथ काम होता है। सर्कस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी बहुत मेहनत, कुशल प्रबंधन और खर्चे का काम होता है। उसको कैसा भी दिन और रात तो करना पड़ता, तो अगर देर हो जाएगा तो उसको फाइनेंशियल पोजीशन है सर्कस का, वो एक दिन में कहीं 50-60 हज़ार रुपये के ऊपर खर्चा होता है। तो अगर 2-3 दिन रहेगा तो उसको बहुत खर्चा आता है। तो कैसा भी करके उसको 1-2-3 दिन के अंदर में उसको सेटअप करना है। सर्कस जब एक जगह चल रहा होता है तभी अगले पड़ाव के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अगले पड़ाव पर होने वाले शो की तारीखों का प्रचार पहले से ही शुरू कर दिया जाता है। इसलिए आखिरी शो होने के बाद युद्ध स्तर पर काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भारत में सर्कस बंद हो गए हैं, लेकिन ये जरूर है
कि अब ये हुनर दम तोड़ने की कगार पर पहुंच चुका है। किसी जमाने में भारत में करीब 60 सर्कस हुआ करते थे, अब ये सिमटकर 18 रह गए हैं। और ऐसा इसलिए है कि कुछ लोगों के लिए सर्कस कमाई का जरिया होने से ज्यादा परिवार और बुजुर्गों की परंपरा है, जिसे घाटा सहकर भी जिंदा रखना उनके लिए एक चुनौती है। I have been in this line for 15 years. और मेरा जनरेशन मेरा 50 साल से चल रहा है, इसलिए हमने मालूम किया है। But I came to this line just for these people to survive and to save this line. But अभी सब अगेंस्ट होने से हम लोग भी फेड अप हो गया ना, हम लोग गिव अप करेगा, क्या करेगा? We can't do this. सर्कस जिंदा रहे इज्जत और शोहरत के साथ। इसके लिए सर्कस से जुड़े लोगों ने एक फैंस एसोसिएशन बनाई है। एसोसिएशन ने सर्कस को बचाए रखने के लिए कई सुझाव दिए हैं, जिसे वे समय समय पर दोहराते रहते हैं। आज की डेट में 5 एनिमल्स बैन कर दिए हैं कोर्ट ने ऑन दी ग्राउंड्स दैट क्रूएल्टी है उन पे ड्यूरिंग एग्जीबिशन एंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। मेरे हिसाब से ये जजमेंट अब तो फाइनली है, सुप्रीम कोर्ट तो फाइनली है इंडिया में, लेकिन डेफिनेटली इसमें एक और पहलू से देख सकते हैं आप, क्योंकि आप बाहर जाइए, आप इसी रोड पे जाइए, आप देखेंगे जो आपके जो ये टांगा चल रहे हैं और ये जो अलग तरीके के हो रहे हैं, तो बेसिकली एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सर्कस के अगेंस्ट, जो कि सर्कस फैंस एसोसिएशन प्रोटेक्ट करना चाहती है। The extinction of rare species happened because of these two factors. One is deforestation, forestation, and poaching, not because of the circus animals. Now it is proved, amply proved, that circus people got that expertise to breed rare species animal like tiger, lion, etc. in captivity. Crores of rupees is spent for preserving these rare species elsewhere by the government. Why can't the government become a partner to us? We are ready to produce. And my humble submission to the government and right-thinking people is just institute a committee consisting of circus people and experts from all field of, where it is necessary. लेकिन सवाल ये है कि किस किस से अपना दुखड़ा रोया जाए। सर्कस एक खेल है, इसलिए ये खेल मंत्रालय के अधीन है, लेकिन सर्कस मनोरंजन करता है, इसलिए और भी सरकारी विभागों का दखल हो जाता है। सर्कस को कई सरकारी विभागों के निर्देशों से जूझना होता है। सर्कस की मजबूरी ये है कि उन्हें कदम कदम पर किसी न किसी की अनुमति तो चाहिए ही होती है। 1000 फॉर्मेलिटी, एक जगह में जाने से लाइसेंसिंग प्रोसेस ही 1 महीना लगता है। एक टेबल से वही टेबल, पुलिस का एनओसी लेना पड़ता है, हेल्थ का लेना पड़ता है, पीडब्ल्यूडी का लेना पड़ता है, वाटर का लेना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का चाहिए, फायर का चाहिए। ये सब एनओसी लेने के बाद हम लोग को लाइसेंस मिलता है। So we should have a centrally located ground. We should have a good training institute. We should give encouragement to the artists, and the animals which has been banned should be brought back, because this has not been banned in any of the developed countries. सर्कस की मुश्किलों से सरकार को हमदर्दी जरूर है, लेकिन ये हमदर्दी व्यक्तिगत स्तर पर है। आधिकारिक तौर पर वे भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी एक आर्ट की सफरिंग सबसे ज़्यादा हुई तो सर्कस की हुई है। सर्कस लोग जाना कम कर गए, सर्कस में काम करने वाले लोगों की स्थिति दयनीय हो गई। ये एक परिवर्तन भी आया है समाज का, और दिक्कत जो सर्कस में काम करते हैं वो आई है। अब इस सर्कस में काम करने वाले लोगों की जो दिक्कतें हैं उनको कैसे दूर किया जाए, ये एक समस्या है, और इस समस्या पे हमको लगता है कि व्यक्तिगत तौर पे और सरकारी तौर पर सोचने की आवश्यकता है। उधर सर्कस को ही अपनी जिंदगी मानने वालों के कदम लगातार हरकत में हैं। सूरज निकलने से पहले ही सर्कस में ट्रेनिंग सेशन शुरू हो जाता है। जोखिम भरा प्रशिक्षण लगातार जारी रहता है। जोखिम उठाए बिना किसी क्षेत्र में कामयाबी नहीं मिलती, और सर्कस में तो सारी जिंदगी ही एक जोखिम है। शो के दौरान इन्हें आत्मविश्वास से भरपूर और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने की हिदायत बार-बार दी जाती है। खतरों से खेलना तो कोई सर्कस के कलाकारों से सीखे।
सर्कस के बेहद खतरनाक खेलों में से एक होता है रिंग ऑफ डेथ। यहां मौत को चकमा दिए बिना खेल खत्म नहीं होता। लगातार अभ्यास से मौत को चकमा देने का हुनर सर्कस के कलाकारों को बखूबी आ जाता है। वैसे भी सर्कस में शो शुरू होने के बाद व्यक्तिगत परेशानियां, मंदा धंधा और अपने गम किसी की भी जगह नहीं होती। हर पल, हर कदम मुस्कुराते हुए लोगों का मनोरंजन करना ही कलाकारों की नियति होती है। सर्कस के प्रति लोगों में घटती रुचि, जी तोड़ मेहनत और कड़े संघर्ष के बदले सर्कस वालों को नाम मात्र पैसे, लेकिन लगातार कड़ा अभ्यास, इस सब के बीच तरह तरह के आरोपों से भी जूझ रहे हैं सर्कस के लोग। कई बार सर्कस की महिला कलाकारों और बच्चों के शोषण के किस्से खूब उछाले गए। हम सर्कस इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि भारत में जो एक पुरातन, और भारत में नहीं सारी दुनिया में जो मनोरंजन का एक पुरातन साधन है उसको बचा के रखा जाए। जिम्नेजियम है, ये है, सब लोग करें बड़े बड़े, लेकिन बच्चों को नहीं करा सकते आप, क्योंकि बच्चों को तो अनिवार्य शिक्षा दिलाना सबकी जिम्मेवारी है। वी आर टूरिंग नेचर। टूरिंग नेचर में आप कैसे स्कूल में पढ़ा, हम लोग किसी टीचर को रख के हम लोग पढ़ा सकते हैं। हम लोग कैसे एक एक महीना एक एक जगह कैसे स्कूलिंग देगा, उसका व्यवस्था गवर्नमेंट करो, हम लोग रेडी है देने के लिए। छोटा बच्चा से ये सर्कस सिखाने के लिए आसानी पड़ता है। उसका जो बॉडी है, जैसा मोल्ड करने का जगह मोल्ड कर सकता है छोटा उम्र में। बड़ा उम्र होने से उसका बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नहीं मिलता। तो छोटा उम्र में जो सिखा सकता है वो बड़ा उम्र में नहीं सिखा सकेगा। All of these medals won by in Olympics is mostly by the circus countries, where circus is very popular. Vice versa, in India also it can be done with the help of the government. Take our, you take out our talent from us, give us opportunity to show our talent. ये होगा तो हर चीज से भला होगा। सर्कस एसोसिएशन ने आगे बढ़कर सर्कस में काम करने वाले बच्चों की बेहतर पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था का जिम्मा उठाया। सर्कस की महिला कलाकारों के यौन उत्पीड़न के भी कुछ मामले सामने आए, लेकिन असलियत यह है कि लड़कियों से दुर्व्यवहार के आरोपी वो लोग पाए गए जो मेले तमाशों में सर्कस के नाम पर कुछ छोटे जानवरों का प्रदर्शन करके उसके पीछे इस तरह की हरकतें करते रहे और सर्कस को बदनाम करते रहे। सर्कस फेडरेशन से हम निराश नहीं है, बिल्कुल, इंडियन सर्कस फेडरेशन से, और हम उनके साथ मिलकर समाधान ढूंढना चाह रहे हैं। उनके साथ मिलकर सरकार पे दबाव बनाना चाह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेवारी है कि इस सर्कस को बचाने के लिए मदद करे। लेकिन सर्कस बचाने का मतलब वो सर्कस नहीं जहां ये लड़कियां लाई जा रही हैं और यौन शोषण हो रहा है और अत्याचार हो रहा है। लेकिन फेडरेशन ने ऐसी संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले किसी भी व्यक्ति या सर्कस को सदस्यता नहीं दी है। फिर भी ऐसी घटनाओं से बदनामी तो पूरे सर्कस समाज की ही होती है। जो दो सर्कस कंपनी के ऊपर these allegations have come, these two people have not been associated with the Circus Federation at all. Even though they had made many representation to be included, we were always doubtful of their backgrounds. We knew that they do not come from healthy circus background, where they dedicated to the art and to the people there, and not treated as a commercial venture. मैं इतना छोटी सी यहाँ पर आए पर कभी ऐसा नहीं हुआ इधर। हमारे मालिक हमारे सामने तक नहीं आते। मैं तो कहेगा उन लोग गलती कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ बहुत प्यार से। ऐसे में सर्कस के कलाकारों को अपने बच्चों की तरह मानने वाले वरिष्ठ कलाकारों की तकलीफ को आखिर कौन समझे। मुझे बहुत बड़ा शर्मिंदा होता है ये बात, किसी के सामने हर आदमी ऐसा पूछता रहे तो शर्म आता है। जो मेरा ऐसा, ये हम जो इधर काम कर रहा है ये सर्कस में, आप तो अपने घर में भी लड़कियों को ऐसा नहीं संभाल सके उतना अच्छा है। जो सर्कस में जो चलाने को नहीं आता है, वो लोग जो सर्कस चला रहे हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं इतना, जो दिल में आए वो कर लिए। बदलती परिस्थितियां ऐसा कारण बनी जिससे शौक से भविष्य बनाने वाले दक्षिण भारतीय कलाकार अभाव के कारण कम होते चले गए। उनकी जगह धीरे धीरे नेपाली कलाकारों का बोलबाला होने लगा। इसकी वजह मुख्य रूप से गरीबी रही। वे अपना और अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं।
सर्कस यानी मनोरंजन जगत का सबसे स्वस्थ स्तंभ, जिसे पूरे परिवार के साथ बैठकर देखा जाता है। मनोरंजन के अलग अलग माध्यमों में बढ़ती अश्लीलता के दौर में आज भी सर्कस एक राहत का नाम है, लेकिन बाजारवाद की छाया में न जाने कितनी भारतीय कलाएं दम तोड़ चुकी हैं। सरकार न चेती तो शायद भारतीय सर्कस भी एक दिन सिर्फ दास्तान बनकर रह जाएगा। कला एक ऐसा कला एक बार बंद हो गया तो बंद ही है, तो दूसरा कोई खोल नहीं सकता है कला। इवन टाटा और रिलायंस कैनॉट ओपन दिस, कैनॉट। ये लाइन ऐसा है, एक बार बंद है, नेक्स्ट जनरेशन तो ये देखेगा भी नहीं, सर्कस खाली बुक में पड़ेगा। लेकिन जब तक कुछ तंबू लगे हुए हैं, कलाकारों का हुनर दिखता रहेगा। जोकर हंसाता रहेगा और उसके दिल से यही सदा निकलती रहेगी। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ।